हेलो दोस्तों, मेरे यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। और कहानी अच्छी लगी तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर जरूर करिए। ऋतिक का फार्म हाउस। ऋतिक ब्रेकफास्ट करते हुए किसी गहरी सोच में था। प्रकृति आते हुए बोली, सोच लो किस तरीके से खुद को कानून के हाथों से बचना है। ऋतिक प्रकृति की बात सुन एक नज़र उसकी तरफ देखने के बाद ठीक से बैठ जाता है तो उसका वॉलेट नीचे गिर जाता है। प्रकृति की नज़र सीधा वॉलेट पर जाती है, जिस पर प्रकृति ऋतिक के करीब आ जाती है, जिस पर ऋतिक उसे घूरते हुए कहता है, क्या मेरे बारे में पता लगाने का यही तुम्हारा तरीका है, मुझसे क्लोजी होना। जिस पर प्रकृति धीरे से वॉलेट उठाकर ऋतिक की तरफ बढ़ाते हुए बोली, ना तुम्हारी शक्ल अच्छी और ना तुम्हारा व्यक्तित्व अच्छा है, कैरेक्टर तो 0% है, तो मुझे नहीं लगता कि मैं तुमसे क्लोजी होने की कोशिश करूँगी। ऋतिक प्रकृति के जबड़े को कसकर पकड़ते हुए बोला, मेरे कैरेक्टर को जज करने की कोशिश मत करो। प्रकृति उस वॉलेट को फेंकती है, जिस पर उसका वॉलेट में रखी एक लड़के और लड़की की तस्वीर नीचे गिर जाती। ऋतिक गुस्से से प्रकृति को घूरने लगता है तो प्रकृति उसे घूरते हुए कहते, तुम्हारा ये वॉलेट नीचे गिरा था, उसे उठा रही थी और अब खुद उठा लो। ऋतिक अपने दांत पीसते हुए रह जाता है और वॉलेट को जाकर उठा लेता है और उस तस्वीर को साफ करते हुए फिर से वॉलेट में रख देता है। प्रकृति सैंडविच खाने लगती है, तभी उसका फ़ोन बजने लगता है। प्रकृति देखती है कि उसे सचेत कॉल कर रहा था। प्रकृति कॉल अटेंड करते हुए स्पीकर पर रखकर बोली, सचेत क्या तुम मुझे आज पिकअप कर सकते हो। दूसरी तरफ से सचेत बोला, मैं तुम्हें शाम को पिकअप करता हूँ, फिर साथ में पार्टी करेंगे। जिस पर प्रकृति बोली, मुझे अपना प्लास्टर हटवाना था, अगर तुम फ्री हो तो अभी आ जाओ। सचेत थोड़ा सोच कर बोला, अच्छा ठीक है, तुम रेडी होकर रहो, मैं तुम्हें लेने आता हूँ। प्रकृति ओके कहकर कॉल कट कर देती और जूस खत्म करने के बाद इधर उधर देखते हैं तो ऋतिक उसे नज़र नहीं आता। तभी उसे अपने कंधे पर एक तेज दर्द महसूस होता है, जिसे प्रकृति चीख उठती है। प्रकृति की आंखों में आंसू बहने लगते हैं। ऋतिक अपनी पकड़ उसके कंधों पर और मजबूत करते हुए बोला, दर्द हो रहा है। प्रकृति दर्द में रोते हुए बोली, इट्स हर्ट्स। क्या तुम पागल हो गए हो, ये क्या कर रहे हो, छोड़ो। ऋतिक प्रकृति के हाथ को कसकर पकड़ते हुए बोला, कहा था ना तुमसे उस घटिया लड़के से दूर रहना, और तुम अभी ठीक नहीं हुई और मुझसे उलझने की कोशिश कर रहे हो। प्रकृति अपने हाथ को छुड़ाने की कोशिश करते हुए, तुम क्या कर रहे हो, सचेत मेरा दोस्त है, तुम इस तरीके से मुझे टॉर्चर नहीं कर सकते। ऋतिक प्रकृति को छोड़कर बोला, फाइन, शायद तुम ठीक हो गई हो तो निकलो मेरे घर से। प्रकृति अपनी भीगी पलकों से ऋतिक को देखते हुए, तुम सच में पागल हो। ऋतिक कुछ कहता उससे पहले ही एंट्रेंस से एक लड़की की मीठी आवाज़ आती है। ऋतिक अपना सिर घुमाकर देखता है, जहाँ पर तकरीबन 22 साल की लड़की एक लड़की को पकड़े खड़े हुई थी। ऋतिक के चेहरे की सारी सीरियसनेस उस बच्चे को देखकर गायब हो जाती है और ऋतिक उन दोनों की तरफ अपने कदम बढ़ाते हुए कहता है, रानी तुम दोनों यहाँ। रोनी भागकर ऋतिक के सीने से लगते हुए बोला, ब्रो आई मिस यू, आप तो मिलने भी नहीं आए। ऋतिक रोनी के पीठ को थपथपाते हुए बोला, मैं आने वाला था। वो लड़की जो कि प्रकृति को घूरे जा रही थी ऋतिक की तरफ देखकर बोली, ऋतिक वो कौन है। उस लड़की की बात पर ऋतिक की एक नज़र प्रकृति को देखने के बाद, वो सिर्फ मेरी मेहमान थी लेकिन आज जा रही है। प्रकृति ऋतिक की बात पर बोली, तुम। ऋतिक उसे इग्नोर कर उस लड़के की तरफ देखते हुए बोला, तुमने ब्रेकफास्ट किया पूर्वी। वो लड़की जिसका नाम पूर्वी था ऋतिक की बात पर मुस्कुराते हुए बोली, रोनी और रानी जिद कर रहे थे कि हम सभी साथ में बाहर घूमने जाएंगे, क्या तुम फ्री हो। ऋतिक कुछ कहता उससे पहले ही रोनी ऋतिक से बोला, अगर आपने मना किया तो मैं आपसे बात नहीं करूँ। ऋतिक बिना किसी मुस्कान का अपना सिर हिलाते हुए बोला, ठीक है, तो हम यहीं पर थिएटर में मूवी देखते हैं, मैं तुम लोगों के लिए अच्छे से स्नैक्स रेडी करवाता हूँ, आज मेरा पूरा टाइम तुम तीनों के लिए। ऋतिक की बात सुनकर पूर्वी मुस्कुराते हुए रोनी और रानी से बोली, तो चलो हम अपने हाथ पैर साफ कर लेते हैं। रोनी और रानी एक एक नज़र प्रकृति को देख पूर्वी के साथ आगे की तरफ बढ़ जाती है। जाते प्रकृति को उन तीनों को जाता हुआ देखने के बाद ऋतिक की तरफ देखकर बोली, तुम। ऋतिक प्रकृति के बात को पूरी होने से पहले जोर से बोला, शेलवन। ऋतिक के चिल्लाने पर प्रकृति अपनी आंखें धीरे से बंद कर लेती। तभी शेलवन वहां पर आता है और ऋतिक की तरफ देखते हुए कहता है, यस बॉस। ऋतिक प्रकृति की तरफ इशारा करके बोला, इसे इसके अपार्टमेंट तक छोड़ दो और जो भी सामान इसके बेडरूम में है सब कुछ एक सूटकेस में पैक करके इसके पीछे इसके घर तक छोड़ दो, ताकि किसी भी सामान के बहाने इसे यहाँ आना न पड़े। ऋतिक की बात पर प्रकृति अपने दांत पीसते हुए बोली, तुम्हें लगता है कि मैं तुम जैसे इंसान के साथ रहने के लिए मरी जा रही हूँ।
ऋतिक प्रकृति को इग्नोर करता है कि पूर्वी आते हुए ऋतिक से कहते हैं, ऋतिक हम कहीं बाहर थिएटर में घूमने नहीं जा सकते। मेरे कहने का मतलब था कि हम साथ में घूम लेंगे और एम्यूजमेंट पार्क भी चलेंगे। हम ज़्यादा बदमाशी नहीं करेंगे, पक्का। ऋतिक पूर्वी के बाल पर हाथ फेरते हुए बोला, ठीक है, जाओ जाकर रोनी और रानी के ले आओ, हम अभी निकलेंगे, मैं टिकट बुक करता हूँ। प्रकृति ऋतिक के हाथ को घूरने लगती। वहीं पूर्वी मुस्कुराते हुए रोनी और रानी को लेने चली जाती है। ऋतिक एक नज़र प्रकृति को देखने के बाद जाकर लिविंग रूम में सोफे पर बैठकर अपना फ़ोन निकाल लेता है। प्रकृति खुद भी अनजान थी, उसे आखिर हो क्या रहा है। क्या उसे जलन हो रही थी कि जो अटेंशन हमेशा ऋतिक उसे देता था आज किसी और को दे रहा था। यही सब ख्याल प्रकृति के दिमाग में चल रहे थे। उसे रोना भी आ रहा था, लेकिन वो रो नहीं रही थी। तभी शेल्वन अपने हाथ से सूटकेस लेकर प्रकृति से बोला, चले मैम। प्रकृति ऋतिक की तरफ देखने लगती है, जो कि अपना फ़ोन से शोल कर रहा था, और धीरे धीरे अपने कदम आगे की तरफ बढ़ा देती है। आगे दिल की धड़कनें काफ़ी तेज चल रही। तभी ऋतिक बोला, रुको। जिसे सुन प्रकृति रुक जाती है और जल्दी से पलट कर ऋतिक की तरफ देखती है। तो ऋतिक खड़ा होकर प्रकृति के सामने आकर कहता, आप आमने सामने से लड़ेंगे। अब तुम्हारा मुझ पर कोई एहसान नहीं है और मेरा तुम पर कोई एहसान है, इसलिए बिल्कुल मत सोचना कि मैं तुम्हारे लिए ज़रा सा भी सॉफ्ट रहूँगा, क्योंकि मैं ऐसा नहीं हूँ। अब जा सकती हूँ। प्रकृति की आंखों में हल्की सी नमी उतर जाती है, जिसे ऋतिक देखकर भी इग्नोर कर देता है। जिसे महसूस कर प्रकृति गहरी सांस लेकर शेल्वन की तरफ देखकर बोली, चलिए। शेल्वन अपना सिर हिलाता और प्रकृति के साथ फार्म हाउस से बाहर की तरफ चला आता। ऋतिक एक नज़र उसे जाता हुआ देखने के बाद इग्नोर कर देता है कि फिर पूर्वी रोनी और रानी के साथ थिएटर के लिए निकल जाती। पूर्वी रोनी और रानी को पर्सनल केयर टेकर की थी। रोनी और रानी ऋतिक के एक बहुत अच्छे दोस्त लव के भाई बहन थे, जो अभी इस दुनिया में नहीं था, लेकिन ऋतिक उन दोनों के परवरिश बिल्कुल अपने बच्चों के जैसा कर रहा और पूर्वी के साथ सॉफ्ट रहने की वजह से वो बच्चे थे, जिस कारण ऋतिक उससे अच्छे से बात करता था। शाम का वक्त लुल्लू मॉल में महक को मृत्युंजय शॉपिंग मॉल घुमाने लाया था, जहां पर महक घूमना चाहती। महक पूरे मॉल को देखते हुए मृत्युंजय से बोली, मैं पूरा मॉल घूमे बगैर नहीं जाऊंगी, चाहे रात हो जाए। मृत्युंजय पूरे मॉल को घूरते हुए महक को घूर कर बोला, ऐसा भी क्या रखा है यहाँ पर। महक अपने नाक चमकाते हुए बोली, मैं जब से इसके बारे में इंटरनेट पर सुना था, मैं यहाँ पर आना चाहती थी। ये इंडिया का बिगेस्ट मॉल है। मृत्युंजय महक के बिल्कुल नज़दीक आकर, तुमने कभी अपने पति को तो एक्सप्लोर नहीं किया। तुम्हारा पति भी इंडिया का बिगेस्ट बिजनेसमैन में से एक है। महक मृत्युंजय के सीने पर हाथ रख उसे दूर करते हुए, मेरे साथ ज़्यादा फ्लर्टी होने की कोशिश मत कीजिए। मृत्युंजय अपना सिर हिलाकर बोला, ठीक है, लेकिन हाँ, अगर तुम कुछ भी बकवास शॉपिंग करती हो तो उस सामान को तुम्हें खुद उठाना पड़ेगा, क्योंकि मैं तुम्हारा पर्सनल कूली नहीं हूँ। जिस पर महक उसे घूरते हुए बोले, आप अपने प्रेग्नेंट बेबी से बैग उठाना चाहते हो। महक के इमोशनल ब्लैकमेल करने पर मृत्युंजय गहरी सांस लेकर बोला, एक बात बताओ, तुम लड़कियां इतनी शॉपिंग क्यों करती हो। महक अपने दांत दिखाते हुए बोले, अपने पति के पैसे उड़ाने के लिए। महक के बात सुन मृत्युंजय उसके हाथ को पकड़ कर बोला, चलो जरा सेक्शन में चलते हैं। मैं कंफ्यूज होते हुए बोली, वहाँ से कपड़े क्यों लेने हैं और मुझे नहीं पहनना, आप ही पहनो। मृत्युंजय महक को खींचते हुए बोला, तुम्हें अपने पति के पैसे उड़ाने आना तो बड़े ब्रांड के कपड़े लो, ताकि जल्दी पैसे खत्म। महक रुकते हुए बोले, अरे आप मुझे खींचे क्यों जा रहे हो। मृत्युंजय महक को देखते हुए बोला, महक ऑलरेडी शाम हो चुकी है और तुम पूरे मॉल को घूमना चाहती हो, तो पैर चलाओ। मृत्युंजय महक के बात पर मुंह बनाते हुए इधर उधर देखते हैं। तभी उसकी नज़र सेल के बड़े से पॉपलेट पर जाती है। महक उस तरफ जाते हुए मृत्युंजय से बोली, मुझे ढेर सारे कपड़े लेने। मृत्युंजय महक को बोला, तुम इतने कपड़े का क्या करोगे और तुम इस तरफ कहाँ जा रहे हो। महक सेल काउंटर के पास जाकर कपड़े देखते हुए मृत्युंजय से, शादी से पहले अजीत जी के साथ दिवाली के टाइम पर हम लोग बच्चे के लिए कम बजट में कपड़े लेकर उन्हें डोनेट करते थे, और यहाँ पर सेल लगी है, मुझे कपड़े लेने हैं। मृत्युंजय महक के बाद पर उसके हाथ को पकड़ते हुए, महक हम मुंबई में ले लेंगे ना, यहाँ पर क्यों ले रही हो, इतना सारा लेकर जाएगा कौन। महक मृत्युंजय के हाथ को छुड़ाते हुए, अरे मैं लेकर जाऊंगी और कौन लेकर जाएगा। मृत्युंजय गहरी सांस लेकर बोला, इस बार हम दोनों जाएंगे कपड़े डोनेट करने। ओके, तो मेरी पसंद का भी होना चाहिए, हम मुंबई में ले लेंगे, इससे भी सस्ते लेंगे, ठीक। महक मृत्युंजय की तरफ देखते हुए, हम दिल्ली चलते हैं ना, सरोजनी मार्केट में बहुत सस्ते कपड़े मिलते हैं और अच्छे कपड़े मिलते हैं। मृत्युंजय अपनी आंखें रोल करते हुए, मैं कपड़े बनाने की फैक्ट्री खरीद लेता हूँ, फिर तुम साल में एक बार क्यों रोज़ कपड़े डोनेट करना। महक मुंह बनाते हुए बोले, आप मेरे इंसल्ट कर रहे हो। मृत्युंजय अपना सिर नहीं में हिलाते हुए बोला, मैं तुम्हारी इंसल्ट नहीं कर रहा। महक ज्वेलरी सेक्शन की तरफ देखते हुए बोली, दिवाली आने वाली हो, चलो कुछ अच्छा सा भगवान की मूर्ति खरीद लें।
मृत्युंजय महक के बात पर अपना सिर हिलाता है और उसके साथ ज्वेलरी सेक्शन की तरफ चला आता है। मृत्युंजय ज्वेलरी सेक्शन में आकर आसपास देखते हुए महक से बोला, तुम्हें जो लेना है ले लो, बिल की फिक्र मत करना। महक मृत्युंजय के बात पर अपना सिर हिलाते हुए अपनी ज्वेलरी की शॉपिंग शुरू करती है। मृत्युंजय की नज़र काउंटर के नीचे सजा कर रखे एक बिछिया पर जाती है जिसे डायमंड के डेकोरेट किया गया था। बिछिया की तरफ इशारा करते हुए बोला। बात पर मृत्युंजय को ऊपर से लेकर नीचे तक देखते हुए, 1 लाख का है ये, डायमंड लगे हैं इसमें, बजट का है तुम्हारे, इसलिए कहता हूँ। क्योंकि मृत्युंजय बिल्कुल केयरलेस था और सबसे ज़रूरी बात तो उसके डिजाइनिंग कपड़े से लेवल हटा दिया जाता था। शॉप ओनर की बात मृत्युंजय के ईगो पर लगती है, जिस कारण शॉप ओनर से कहता है, आपको दुकान में जो सबसे महंगा ज्वेलरी है मुझे वो चाहिए और साथ में ये जो भी है इसे भी। मृत्युंजय के बात सुन वहाँ पर जो और कस्टमर ज्वेलरी देख रहे थे उसकी तरफ देखने लगते। शॉप ओनर मृत्युंजय के एटीट्यूड पर अपने अटेंडेंट की तरफ देखते हुए बोले, डायमंड का सेट लेकर आओ। मृत्युंजय ऑनर की बात को बीच में काट कर बोला, नहीं, मेरी वाइफ के पास बहुत सारे डायमंड के कलेक्शन है, करोड़ों में, मुझे कुछ यूनिक चाहिए। शॉप ओनर मृत्युंजय की बात सुन फिर से अटेंड की तरफ देखकर बोला, अभी जो नई कलेक्शन में हार आया है उसे लेकर आ। मृत्युंजय शॉप ओनर की बात सुन वहीं कुर्सी पर अपने पैर के ऊपर पैर रख कर बैठ जाता है। अटेंडेंट उसके सामने एक से बढ़कर एक ज्वेलरी लाकर रखने लगते हैं, लेकिन मृत्युंजय उन्हें देख भी नहीं रहा था। उसकी फितरत यही थी कि वो एक बार किस चीज़ को पसंद करे, बस वही चीज़ से चाहिए होती है, बाकी उसके सामने चाहे उसे भी खूबसूरत चीज़ लाकर क्यों रखना। वह उन्हें नज़र उठाकर नहीं देखा था, उसकी नज़र सिर्फ उस बिछिया पर थी जिसे उसने महक के लिए पसंद किया। मृत्युंजय सारी ज्वेलरी पर एक सरसरी नज़र डालकर शॉप ओनर से बोला, तुम्हारे कलेक्शन के सारे ज्वेलरी बहुत ओल्ड फैशन, मेरी भी ओल्ड फैशन लगेगी, इसलिए इसे मेरी तरफ से अपने एम्प्लॉय को बांट देना, दिवाली गिफ्ट समझकर। उसके बाद मृत्युंजय बिछिया की तरफ इशारा करके बोले, ये चाहिए मुझे। शॉप ओनर मृत्युंजय की बात सुन जल्दी से उन बिछिया को निकाल कर मृत्युंजय के सामने रख देता है, तो मृत्युंजय उसे उठा लेता है और देखने लगता है। तभी महक भी वहाँ आ जाती है, जो कि थोड़ी दूरी में सामान खरीद रहे हैं। महक मृत्युंजय के पास उसे देखते हुए बोले, आप क्या देख रहे हो। मृत्युंजय महक की कुर्सी पर बैठाते हुए बोला, तुम यहाँ बैठो। महक कंफ्यूज होकर बोले, अरे मुझे बाकी लोगों के लिए भी कुछ लेना है, मैंने सिर्फ मम्मी पापा चाचा और चाची के लिए लिया। मृत्युंजय महक की बात को इग्नोर कर अटेंडेंट की तरफ देखते हुए, इसे कहाँ पहनते हैं। मृत्युंजय की बात पर अटेंडेंट हैरान होते बोले, सॉरी सर। मृत्युंजय सर्द आवाज़ में बोले, मैंने पूछा इससे कहाँ पहनते हैं। अटेंडेंट जल्दी से मृत्युंजय से बोला, पैरों के उंगली में। मृत्युंजय महक के पैर अपनी तरफ कर उसके सैंडल को निकाल कर उसके पाँव को छूने लगता है, जिसमें महक कहती है, मैं पहन लूँगी ना। मृत्युंजय महक को घूर कर बोला, नहीं, मैं पहना रहा हूँ ना, मैंने दिया है। महक मुंह बनाते हुए बैठ जाती है, तो मृत्युंजय उसे बिछिया पहना देता है और उसके पैरों को देखते हुए कहता है, इसे हमेशा पहनना अच्छा लग रहा है। इतना कहकर मृत्युंजय उसके दूसरे पैर का भी बिछिया पहना देता है। महक अपने पैरों के सामने रख करके देखते हुए बोले, सच में सुंदर लग रहा है। मृत्युंजय महक की बात पर बोले, मैं तुम्हारे पैरों की पॉलिसी करवा दूँ क्या, तुम्हारे पैर बहुत खूबसूरत है। मृत्युंजय की बात सुन महक मुँह बनाते हुए, कुछ भी बकवास करते रहते, ऐसा नहीं होता। इतना कहकर महक उसे उतारने लगती है, जिसे देख मृत्युंजय, अरे उतार क्यों रही हो, मैं बिल पे कर देता हूँ, फिर ये हमारा। इतना कहकर मृत्युंजय अपना प्लेटिनियम गोल्ड कार्ड निकाल कर शॉप ओनर के सामने रखते हुए बोला, बिल। शॉप ओनर उस कार्ड को आंखें फाड़ कर देखे जा रहा था, जिस पर महक इसकी आंखों के सामने चुटकी बजाते हुए, ओ अंकल, मेरे पति के पैसे को क्यों देख रहे हो, बिल पे करो ना। महक के बात सुनो। शॉप ओनर अपने होश में आते हुए मृत्युंजय की तरफ देखकर शर्मिंदगी में बोला, आई एम सॉरी सर, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। महक उसकी बात सुन कन्फ्यूजन में मृत्युंजय को देखने लगी, जिस पर मृत्युंजय महक को सिर को थपथपा कर शॉप ओनर से बोला, किसी को भी कभी भी कपड़े से जज नहीं करना चाहिए, बाय द वे बिल पे करो। शॉप ओनर मृत्युंजय की बात पर उसके हाथ से कार्ड लेकर स्वाइप कर वापस कार्ड मृत्युंजय की तरफ बढ़ा कर, सॉरी टू से सर, बट क्या आप मुझे बता सकते हैं कि आप कौन हैं। महक मृत्युंजय की तरफ देखते बोले, मत बताना। मृत्युंजय महक की बात सुन बोला, क्यों महक। महक अपना सिर नहीं में हिलाकर बोली, मत बताना। महक के बाद मृत्युंजय शॉप ओनर की तरफ अपना कार्ड बढ़ाते हुए बोला, शी यू सून। महक मृत्युंजय के बात पर एक नज़र कार्ड को देखकर बोली, मुझे अभी और शॉपिंग करनी है। मृत्युंजय महक की बात सुनकर बोला, महक हम मुंबई चलकर करेंगे। महक बूढ़ा सा मुंह बनाकर बोली, मुझे पता है आप नहीं जाओगे, फैमिली में किसी के साथ भेज दोगे, क्योंकि आपको तो ऑफिस से ही टाइम नहीं मिल। मृत्युंजय महक के हाथ को पकड़कर दूसरे हाथ में सारे बैग को पकड़ते हुए, चलो शॉपिंग करते हैं, ढेर सारी शॉपिंग।
महक मुस्कुराते हुए बोली, और सारे बैग आप पकड़ेंगे। मृत्युंजय ज्वेलरी शॉप से बाहर आ गए, अपने पीछे खड़े बॉडीगार्ड की तरफ इशारा करता है तो बॉडीगार्ड आ जाते हैं। मृत्युंजय उनकी तरफ बैग बढ़ा देता है तो बॉडीगार्ड बैग पकड़ लेते हैं। मृत्युंजय उन्हें बैग देने के बाद महक से बोला, हाँ सारे बैग मैं और मेरे बॉडीगार्ड पकड़ेंगे, तुम बस मेरा हाथ पकड़े रहना। महक मृत्युंजय की बात पर मुस्कुरा देती है और वो लोग आगे की तरफ शॉपिंग में बढ़ जाते हैं। तो दोस्तों कहानी कैसी लगी मुझे कमेंट में लिखें, अच्छी लगे तो प्लीज़ चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। कहानी को पूरा सुनने के लिए धन्यवाद।